हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, यानी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। आप जानते हैं इसी डीएनए से हमारे डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो जीन बनाते हैं, और यही ओवरऑल जो जीन का सेट होता है इसी को हम लोग जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब डीएनए के नए सीक्वेंसेस क्रिएट होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी एक सीधी सी भाषा में समझें कि जब भी दो डिफरेंट टाइप के डीएनए सीक्वेंसेस एक साथ मिलते हैं, है ना, दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए एक साथ मिलते हैं या दो डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस एक साथ मिलते हैं तो एक नया डीएनए सीक्वेंस क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जब डीएनए में चेंजेस आएंगे, डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस आएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर, फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन स्पेशली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल आप जेनेटिक वेरिएशन का पढ़ते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पढ़ते हैं, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होती है, तो ऐसे समय पे क्या होता है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कुछ हिस्सा आपस में एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज होने की वजह से एलील्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और उस नए कॉम्बिनेशन बनने की वजह से जेनेटिक कैरेक्टर्स में कुछ वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। और यही रीज़न होता है कि एक ही मदर फादर के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स यानी संतानें होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने मदर फादर यानी पेरेंट जैसी नहीं होती, पेरेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो एक एग्जांपल वो भी हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ चुके हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, व्हेन टू डीएनए सीक्वेंसेस get combined and form new DNA sequence then this event is called genetic recombination। दिस इवेंट इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इसी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तीन मेन मेथड हैं, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए, इन बैक्टीरिया three methods are there for genetic recombination। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए एक बैक्टीरिया में तीन मेथड हैं। ये तीन मेथड क्या क्या है। सबसे पहला मेथड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी राइट फ्रॉम हियर, द फर्स्ट मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपका पहला मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड मेथड इज transduction, and third method is conjugation। okay, conjugation। so transformation, transduction, conjugation, ये तीन हमारे बेसिक मेथड हो गए, है ना, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए। ये तीनों के तीनों ही आते हैं, तीनों के तीनों हमारे एग्जांपल हैं किस चीज के, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो ये तीनों हमारे एग्जांपल हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर,
मेथड के लिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देखिए जो जीन का ट्रांसफर होता है, जीन का ट्रांसफर यानी जो जीन यानी डीएनए मटेरियल है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो किस ऑर्डर में हो रहा है उसके बेसिस पे हम इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर में क्लासिफाई करते हैं। तो बहुत सिंपल है समझना। देखिए जब डीएनए एक ही जनरेशन के मेंबर्स के बीच में ट्रांसफर होता है, यानी 4-5 मेंबर्स हैं जो एक ही जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं और उनके बीच डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जब डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गया, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया, तब आप उसको वर्टिकल जीन ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो एडवांस केसेस में यानी एडवांस ऑर्गेनिजम्स में जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो एडवांस केसेस हैं, उनमें डीएनए आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी हमारे केसेस में सिर्फ वर्टिकल जीन ट्रांसफर पॉसिबल है। लेकिन जब आप लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, फंगस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल केसेस ज़्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू वर्टिकल। तो है ना, तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इनमें ज़्यादा होता है क्योंकि एक ही जनरेशन के मेंबर जीन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है और ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसको समझिए, बहुत सिंपल है। देखिए तीनों केसेस में जो इवेंट होना है वो सिर्फ यही इवेंट होना है कि डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इसी मेथड के बेसिस पे यहाँ पे 3 नाम आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डीएनए ऑफ वन बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ वन बैक्टीरिया इज directly transferred into other, तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में डायरेक्टली जा रहा है बिना किसी वेक्टर के। आप चाहे तो वो भी पॉइंट लिख सकते हैं, विदाउट एनी वेक्टर, कोई वेक्टर नहीं है, कोई इसको ले जाने वाला नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जब ये डीएनए ट्रांसफर होगा, आप खुद सोचिए, एक बैक्टीरिया में किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो जब दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस आएंगे। तो कैरेक्टर में चेंज होने की वजह से हम इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। दूसरा ट्रांसडक्शन, इसमें क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, in bacteria takes place by, है ना, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में डायरेक्टली चला गया ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही। अब यहाँ पे वही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसकी मदद से होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस, तो अगर बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है या बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन takes place when two bacteria are physically associated। बात समझ आ गया। इस केस में क्या हो रहा है कि दो बैक्टीरिया आपस में फिजिकली एसोसिएट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी तो एक का डीएनए दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है।
तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीनों में हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीनों में हो रहा है, लेकिन तीनों में होने का प्रोसेस अलग अलग है। जो मेथड है ट्रांसफर होने का वो मेथड अलग अलग है। एक में डायरेक्टली हो जा रहा है, जब डायरेक्टली हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, दूसरे में बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से हो रहा है, ठीक है, और तीसरे में 2 बैक्टीरिया फिजिकली एसोसिएट हो जा रही है और डीएनए को ट्रांसफर कर दे रही हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये 3 आपके हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मेथड्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा ट्रांसडक्शन में, और फिर उसके बाद हम लोग कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वाले में हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी जो डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी है वो ग्रिफिथ ने की थी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ, ठीक है। देखिए ग्रिफिथ ने एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, टेकन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यानी एक ऐसी बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करती है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन थे, 2 अलग अलग इसके जेनेटिकल स्ट्रेन थे। एक स्ट्रेन था आर स्ट्रेन, आर का मतलब होता है रफ, ठीक है, आर रिप्रेजेंट रफ, एंड दूसरा आपका एस स्ट्रेन है, एस का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, ये 2 तरह के स्ट्रेन आपको मिलेंगे, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। क्या फर्क है? आर स्ट्रेन का मीनिंग है रफ, तो रफ वाले में क्या होगा कि अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, और सेल के ऊपर सिर्फ आपको सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। तो जब सिर्फ सेल वॉल होगा तो सेल वॉल आपका हार्ड एंड रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो इस हार्ड एंड रफ होने की वजह से, इस हार्ड एंड रफ होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? आर स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन में सरफेस पे सिर्फ क्या मिल रहा है हमें? सेल वॉल, और सेल वॉल टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है। जबकि वहीं एस स्ट्रेन को देखेंगे तो एस स्ट्रेन में क्या है? इस तरह से डीएनए है और सेल के ऊपर सेल वॉल भी मिलेगा, सेल के ऊपर सेल वॉल भी मिलेगा, लेकिन सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरिया में एक और लेयर मिल जाती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो एक मोटा सा लेयर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ पे एस स्ट्रेन में आपको क्या मिल जाएगा? कैप्सूल मिल जाएगा, कैप्सूल, ठीक है। और ये हमारा सेल वॉल रहा। तो सेल वॉल के ऊपर एडिशनल लेयर मिल गई कैप्सूल, जिसको आप ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का एक एग्जांपल मानते हैं। तो कैप्सूल हमारा क्या है? एंटीजेनिक नेचर का होता है, एंटीजेनिक, या यानी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये हमारा एंटीजन है। तो जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, यानी एस स्ट्रेन का इन्फेक्शन होगा, तो ये एंटीजन बॉडी में जाएगा और उसकी वजह से निमोनिया कॉज करेगा। जबकि इसमें ये एंटीजन नहीं है, आर स्ट्रेन में एंटीजन नहीं है, इस वजह से आर स्ट्रेन से कोई बीमारी नहीं होगी। यानी ये जो स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, इससे कोई निमोनिया डिजीज नहीं होती है। तो इसीलिए ये क्या है? नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, ये हमारा कैसा है? नॉन पैथोजेनिक है। जबकि नॉन पैथोजेनिक को हम लोग ए वायरुलेंट भी बोलते हैं, ए वायरुलेंट, ठीक है। जबकि ये वाला हमारा कैसा है? पैथोजेनिक है, क्योंकि इससे बीमारी हो रही है, निमोनिया कॉज हो रहा है। तो पैथोजेनिक यानी
वायरुलेंट, वायरुलेंट, ठीक है। तो इन्हीं दो स्ट्रेंस को लेकर के इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो चलिए देखते हैं कि इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो किस तरीके से है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया, 4 सेट में अपने एक्सपेरिमेंट को लगाया, ठीक है। टोटल 4 सेट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के किए। पहले सेट में क्या किया, एक रैट लिया और रैट को इंजेक्शन लगाया आर स्ट्रेन का, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आर स्ट्रेन में एंटीजन नहीं है, तो जब आर स्ट्रेन में एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, जब एंटीजन नहीं होगा आर स्ट्रेन में तो वो बीमारी नहीं फैलाएगा, बीमारी कॉज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे चूहे की डेथ नहीं होगी और रैट विल बी अलाइव, रैट विल बी अलाइव। दूसरे सेट में क्या दिखा, दूसरा चूहा लिया और उसको एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। और एस स्ट्रेन का इंजेक्शन देने पे चूंकि एस में एंटीजन है तो चूहे को निमोनिया होगा और निमोनिया होगा तो चूहा विल बी डेड, है ना, रैट जो है वो डेड कर जाएगा। तो देखिए ये जो 2 एक्सपेरिमेंट हैं स्टार्टिंग के, ये कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं थे, जो पहले से बात पता है उसी बात को दोबारा प्रूफ किया गया। तो ये एक रिसर्च का रूल होता है कि जब भी कोई चीज़ पहले से हमें पता है फिर भी हम उसको पहले प्रूफ करते हैं, और जब पुरानी बात को दोबारा प्रूफ किया जाता है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है नीट में कि ग्रिफिथ के कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि जो पहले और दूसरे ये जो आपके दोनों हैं ये क्या है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ये आपके कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने रियल एक्सपेरिमेंट लगाने शुरू किए। तीसरे में इन्होंने क्या किया, एक दूसरा रैट लिया और उसको दिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है उसको काफी हीट कर दिया ताकि वो डेड कर जाए, और जब बैक्टीरिया डेड कर गई तब उसको चूहे में इंजेक्ट कर दिया। तो इस इंजेक्शन के बाद देखिए, चूंकि जो बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया थी वो ऑलरेडी डेड है, तो चूहे को बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए चूहे में कोई बीमारी नहीं हुआ और वो क्या रहा, अलाइव, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। मेन एक्सपेरिमेंट इनका 4th वाला था, जिसमें इन्होंने क्या किया कि एक रैट दूसरा लिया और उसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ साथ इसी में मिक्स करके इन्होंने आर स्ट्रेन भी दे दिया, ठीक है। तो एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। तो देखिए लॉजिकली क्या लग रहा है, लॉजिकली ये लग रहा है कि हीट किल्ड वाला तो पहले से डेड है तो बीमारी नहीं फैलाएगा, और आर स्ट्रेन ए वायरुलेंट होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, तो उससे भी बीमारी नहीं होगी, तो ओवरऑल चूहे में बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस यहाँ पे चीजें जो है वो एकदम उल्टी हो गई, है ना। जो चूहा है वो हमारा क्या हो गया, निमोनिया हो गया उसको और वो डेड कर दिया, ठीक। तो यहाँ से जब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि दोनों, एक तो ऑलरेडी डेड बैक्टीरिया है और दूसरा जो बीमारी नहीं फैला सकती, फिर भी चूहे में बीमारी हो गई, तो जो डेड चूहा था उससे उन्होंने बैक्टीरिया को रिकवर किया तो क्या देखा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है आर स्ट्रेन, ये चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया आपका एस स्ट्रेन में, यानी इसने भी कैप्सूल डेवलप कर दिया। तो आर हमारा किसमें चेंज हो गया, एस स्ट्रेन में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि कुछ फैक्टर हैं, ये एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे क्या फैक्टर है, इन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर, किसी फैक्टर की वजह से जो हमारा आर है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसी ट्रांसफॉर्म होने की वजह से चूहे को निमोनिया होगा और चूहा मर गया, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बाद में दूसरे साइंटिस्ट थे एवरी एट ऑल, उन्होंने इसको केमिकली प्रूफ किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर एक्चुअल में था वो फैक्टर हमारा क्या था, डीएनए। तो बाद में चल के एवरी एट ऑल ने ये प्रूफ किया कि डीएनए की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है।
तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया। अब आइए देखिए कि रियल नेचर में कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसकी भी बात कर लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ये है, ठीक, और ये यहाँ पे ग्रो कर रही है नेचुरल मीडियम में, नेचुरल मीडियम में ग्रो कर रही है। साथ ही साथ यहीं पे दूसरी बैक्टीरिया भी है जो ग्रो कर रही है इसके आसपास, क्योंकि बैक्टीरिया जब भी ग्रो करती है कॉलोनी में होती है, तो झुंड में होती है, तो बहुत सारी बैक्टीरिया एक साथ हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरी बैक्टीरिया, इसके डीएनए का कलर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। चलिए, ठीक है, इसका डीएनए हम लोग रेड कलर से बना लेंगे। ठीक है, और इसमें कैप्सूल भी बना लेंगे हम लोग, ये रहा कैप्सूल। ठीक, अब ये दो बैक्टीरिया है, सपोज करिए कि नेचुरल कंडीशन में रहते हुए, क्योंकि बैक्टीरिया की लाइफ टाइम बहुत छोटी होती है, कुछ मिनट की होती है, तो सपोज करते हैं ये वाली बैक्टीरिया जो है वो मर गई, तो मर गई तो सेल जो है फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और जब सेल फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे तो सारी चीजें टूट टूट करके बिखर जाएंगी और इसका डीएनए भी फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, तो डीएनए के टुकड़े इस तरह से चारों तरफ फैले होंगे। ठीक है, और दूसरी बैक्टीरिया जो हमारी सर्वाइव कर रही है वो बगल में पड़ी हुई है। देखिए ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि बैक्टीरिया हमेशा लिक्विड मीडियम में ही रहते हैं, आसपास पूरा वाटर है, आसपास पूरा वाटर है, इसी वाटर लिक्विड मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो डेड बैक्टीरिया है और उसके जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है वो इस लिक्विड मीडियम से होते हुए सेल के दूसरे जो सर्वाइविंग बैक्टीरिया हैं उनके अंदर चले जाते हैं। तो देखिए ये डेड बैक्टीरिया का डीएनए डायरेक्टली बिना किसी सोर्स के सिर्फ मीडियम से होता हुआ डायरेक्टली इसके अंदर पास आउट हो गया। ठीक है, अब जब पास आउट होगा तो ये क्या होगा, इसके अपने जीनोम यानी अपने डीएनए में ये जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा, और उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये मिलेगा कि एक दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया में आकर के जुड़ गया, जिसकी वजह से मान लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, और जब दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आया है तो वो अपने साथ उसका कैरेक्टर भी लेकर के आएगा, जाहिर सी बात है, और जब उसका कैरेक्टर लेकर के आएगा तो जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं था वो भी क्या होगा, कैप्सूल को डेवलप कर लेगा। तो देखिए इस तरह से जब एक बैक्टीरिया का डीएनए विदाउट एनी फैक्टर, विदाउट एनी वेक्टर एक दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है तो उसके कैरेक्टर में चेंजेस ला रहा है, और जिसमें कैप्सूल नहीं था उसने भी क्या किया, कैप्सूल अपने अंदर डेवलप कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए डायरेक्टली बिना किसी सोर्स के एक दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर जा रहा है और वहां जाकर उसके जीनोम से इंटीग्रेट हो जा रहा है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, थैंक यू।